एलिमेंट्स गिवन है 1 से लेकर 6 तक, रोमन में रिप्रेजेंट कर दिया उन्हें। ये उसकी डेल्टा IH1 है, ये डेल्टा IH2 और ये डेल्टा EGH है। समझ आ रहा है? फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी और ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यहाँ पे लिखा ही, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, डेल्टा IH1 डेल्टा IH2। अब कह रहा है इस डाटा को देखते हुए आप बताओ इनमें लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मतलब जो रिएक्ट करने को तैयार, तो रिएक्ट करने को तैयार वो नहीं होगा ना जिसमें से ना तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल और जिसे इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल। तो देखो अगर हम फिफ्थ वाले एलिमेंट को पकड़ें, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है क्या? और अगर इसे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करें तो ये तो अजीब ही बंदा है। इसे इलेक्ट्रॉन दें तो भी, इसे इलेक्ट्रॉन दें तो भी क्या? हाँ या नहीं? तो फिर क्या करें अगर देनी पड़ती है तो बताओ, या नहीं? तो इसका मतलब ये नोबल गैस है क्या? तो वो तो उसने पूछा नहीं, अगर वो पूछता कि जिनमें से नोबल गैस कौन है तो हाँ या नहीं? ठीक है, बोलो समझ गया क्या? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कौन हुआ? फिफ्थ पार्ट। अब आइए मोस्ट रिएक्टिव मेटल यानी जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है? जिसकी डेल्टा ये सबसे कम है, इसलिए आंसर सेकंड होना चाहिए। फिलहाल हम अगर कई बार क्या होगा एडजस्टमेंट बनाने के लिए हमें चेंज भी करना पड़ सकता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहा है? मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन देते ही वो खूब खुश होता होगा, खूब सारी एनर्जी रिलीज करता होगा। तो सबसे ज़्यादा फिलहाल सबसे ज़्यादा एनर्जी ये दोनों रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में भी थर्ड वाला सबसे ज़्यादा कर रहा। तो इसलिए हमारा आंसर मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल वाला कौन हुआ? थर्ड या नहीं? उसने बोला लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ही, लेकिन तो अब ये होगा अगला नॉन मेटल तो, क्योंकि एनर्जी तो ये भी अच्छी खासी रिलीज कर रहा है ना भाई। दोनों इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होगा, घबराओ, मैं समझाऊंगा दोबारा बार बार आगे। इसमें और इसमें दोनों में अच्छी खासी एनर्जी निकल रही है, यानी ये दोनों कौन है? नॉन मेटल्स। नहीं समझ में आ रहा? और जब ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, देखो मेटल तो ये है ना जिनकी डेल्टा GH बहुत माइनस में यार छोटी सी है, और इनकी डेल्टा IH1 देखो कितनी छोटी छोटी सी है, 3 डिजिट में है, और इसकी डेल्टा IH1 4 डिजिट में है, इसकी डेल्टा IH1 4 डिजिट में, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन निकालना तो सबसे मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देना सबसे आसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश हो रहा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। हाँ या नहीं? बोलो जल्दी, रिपीट करूँ? तो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन हुआ? इन दोनों में लेस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन हुआ? फोर्थ। अब मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड, बाइनरी हैलाइड फॉर्मूला भी दे दिया है किसने आपका काम आसान करने के लिए। बाइनरी हैलाइड मतलब जिसमें 2 हेलोजन एटम्स लगे हों, यानी मेटल पे क्या चार्ज हो, और +2 चार्ज तो जब होगा जब डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 की वैल्यू छोटी सी हो बड़ी सी हो, है कि नहीं? क्योंकि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन +2 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ना, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए वो +2 बनना आसानी से पसंद करेगा। तो आपको डेल्टा IH1 डेल्टा IH2 दी हुई है सबकी, तो आप इसका डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 करो, इसका भी डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 करो, इसका भी करो, सबका करो। इसका तो करेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, नोबल गैस है। इसका भी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, इसका भी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी नॉन मेटल है। हाँ या नहीं? तो इन 3 की तो अब बचा ये और ये। अब इन तीनों में से डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 का टोटल लास्ट वाले का देखो क्या हमारा, तो इसका मतलब इसका आंसर 6 पार्ट है। हाँ या नहीं? बढ़े? अब क्या बचा? मेटल विच कैन फॉर्म अ प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड। मेटल है फिर भी कोवेलेंट हैलाइड बना रहा, याद है पढ़ाया था लिथियम, एल्कली मेटल है, बहुत ही छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। याद करके देखो जल्दी, इसी लेसन में पढ़ा है कि एल्कली मेटल होने के बावजूद प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट यानी शेयरिंग कर रहा है। और दूसरी तरह से याद करो, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता था या नहीं?
क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। बोलो। तो अब इसका मतलब उसका डेल्टा IH1 थोड़ा सा या थोड़ा ज़्यादा सा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा होगा ना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, तभी तो वो आयनिक के बजाय। तो आंसर कौन किसका ज़्यादा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना तो बड़ा आसान है या नहीं? बहुत आसान तो नहीं है, इसका ज़्यादा आसान है। इन दोनों में इसका ज़्यादा आसान है ना, तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इससे थोड़ा मुश्किल है। अब आप फ़ौरन कहोगे जी इसका तो और भी मुश्किल है, लेकिन इसका सेकंड निकालना आसान है क्या? थोड़ी सी इससे डबल करनी है बस, तो इससे डबल करी। लेकिन इस वाले की एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलती नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाता होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें, और वो एक इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है इसके मुकाबले, और एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही नोबल गैस हो जाता है, क्योंकि सेकंड निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। बोलो MX2 का क्या मतलब है? MX2 नाम का फॉर्मूला तभी तो बना होगा जब 2 +1 इस पे रहा होगा और -1 इस पे रहा होगा। तो इससे हमें पता चला कि मेटल को हमें +2 बनाना है। +2 का बनता कोई मेटल जब उसे डेल्टा IH1 दो, और तो जिनका ये टोटल लीस्ट आएगा, मिनिमम आएगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने आसान होंगे, यानी उसका +2 बनाना सबसे आसान होगा। ठीक है जी, पक्का। और बोलिए सर नेक्स्ट। कोई और पार्ट 31 में किसी को डाउट जरा सा भी तो पूछ लीजिए। नो वन? 31 के बाद बोलो सर, 35 तक जल्दी से, टाइम नहीं है। प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ स्टेबल बाइनरी हैलाइड दैट वुड बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट 71 एंड फ्लोरीन। तो आपकी बात जेन्युइन आपको जी, मुझे कैसे पता चलेगा 71 किसका है? ये है 72, ये हो गया 71। कौन से ग्रुप में? थर्ड ग्रुप में। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बना रहे होंगे इसका फॉर्मूला? थर्ड ग्रुप में है तो मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीडेशन स्टेट +3। थर्ड ग्रुप में मोस्ट प्रोबेबली ऑक्सीडेशन स्टेट +3। और F पे क्या होता है? F पे क्या चार्ज होता है फ्लोरीन पे? तो ल्यूटिटियम पे +3, F पे -1, तो फॉर्मूला समझे? जिसको डाउट हो बताओ सर, नहीं आया तो मैं और दूसरी ट्रिक लगाऊं फिर। हाँ तो यही तो मैं चाह रहा था कोई बोल दे। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था क्या हमने किसी दिन? क्या होता था? -2p2 कहाँ से आ गया सर? स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन घर जाके लिख लेना, आखिर में ये आएगा 3d1 4s2। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन हट के +3 बनता है, इन तीन की हटती वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो स्कैंडियम +3 दिखाता है। तो जब स्कैंडियम +3 दिखा रहा है तो स्कैंडियम के नीचे वाले सब +3 दिखाना पसंद करेंगे, और ये सारे इसी बॉक्स में तो हैं, तो ये सब +3 दिखाना पसंद करेंगे। तो इसलिए ल्यूटिटियम के ऊपर +3 और F के ऊपर क्या होता है? -1। पता होगा, क्रॉस करा तो। बोलिए आ गया कि नहीं? नेक्स्ट बोलो। अब आप किसी के मन में ये आने लगा होगा कि अगर वहाँ कोई और आ गया इस तरह का तो मैं क्या करूँगा? तो है ना, क्वेश्चन छोड़ दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, फिर टेबल याद कर लो, ठीक है ना? कर लोगे टेबल याद? तो बस फिर इस बात का क्या मतलब हुआ? बस फिर तो भाई सर, जो टेस्ट में, जो लेसन में, जो हम साइड बुक कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ जहाँ भी हमें क्वेश्चन मिल रहा है, हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं, ठीक है? अब उन्हीं में से कोई आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड बात कम हुई ना, ये तो मेमोरी बेस्ड बात हो गई कि हमारा मन दिमाग ये जज कर ले कि 71 वाला कहाँ है, ठीक है? और बताइए स्पीड के साथ कोई और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इनमें से कौन गलत है? पी ब्लॉक में 6 कॉलम्स है या नहीं? इतनी सारी बार कर चुके हैं हम ये बात। ये पी ब्लॉक में 6 कॉलम्स क्यों है? क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका कॉन्फिगरेशन P1, इसका P2, इसका P3, इसका P4, इसका P5, इसका P6।
डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स क्यों हैं? क्योंकि टीम डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नहीं, यहाँ पे ईच ब्लॉक कंटेन अ नंबर ऑफ कॉलम्स। गुड बॉय। चलिए नेक्स्ट बोलिए 34 के बाद। Number of anything that influence the valence electron will affect the chemistry of the elements. Which of the following factor does not affect the valence shell? तो सी पार्ट आंसर होगा इसका। सी पार्ट नहीं होगा इसका आंसर। कोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सब तो इफेक्ट करेंगे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि जितने ज़्यादा होंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। सबको आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ही जने क्यों बोलते हैं सर, मुझे समझ नहीं आता। बैच में बाकी लोगों को कुछ डर लगता है, शर्म आती है। फिर वही तीसरे से और बोलो। अच्छा 40 तक फिर बात करता हूँ, 2 मिनट लगा के। 40 तक और कोई? कौन सा कह रही मैडम? 40। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स FClOn एंड इन करेक्ट रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। फोकलन पढ़ाया था, बस यही आंसर है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? खुद क्या होगा? जो चीज़ दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है वो खुद क्या होती है? रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा कौन शो करता है? या नहीं? पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नोट कर लो अपनी कॉपी में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हालांकि क्लोरीन से कम है। एक्सेप्शंस में था ना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी में 10 लोग कैसे रहेंगे? 8। उसके बावजूद फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख लिया क्या? फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोकलन के हिसाब से भी बात बन गई। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींचे उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले F, फिर O, फिर Cl, फिर N। मैडम बताओ 40 क्वेश्चन हो गया? नहीं ठीक है, हटा दें। कितनी आसान सी बात है। किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखो और उसके दाएं बाएं यानी उसके अराउंड, उसके चारों तरफ उतने डॉट लगा दो जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसलिए उसके पास 1 डॉट लगा। लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसके पास कितने डॉट लगे हुए? 2 लगे हुए। देखो दिखे नहीं? 2, एक ये रहा और एक ये रहा। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ वो भी डॉट है, डॉट ही तो बता रहा हूँ मैं भी। बस इतना साधा लुईस सिंबल में, और कुछ भी नहीं था। बस और कुछ नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया देते हैं, यानी वैलेंसी का आइडिया देते हैं। एक ही बात है। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड किसको कहा था? बताओ सर, कल करा के भेजा था अलग से शुरू में। तो इस बात को इंग्लिश में क्या बोलें? हाँ जी, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one atom to another such that octet of both of them is complete। या नहीं? कुछ एक्सेप्शंस के केस में ऑक्टेट की जगह ड्यूप्लेट हो जाता है। तो उससे जो बॉन्ड बना उसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए, क्लास 10th में ही पढ़ा था। Na ये साहब और Cl ये साहब। तो ये सचमुच में लुईस सिंबल है। मैंने क्रॉस सिर्फ इसलिए दिखा दिया कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन से Na वाले हैं और कौन से Cl वाले हैं। नहीं तो ये भी मुझे 7 डॉट्स ही लगाने हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 पुराने वाला, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो दिस विल बिकम Na पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 28 एंड दिस विल बिकम, इसके कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। इन अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगी एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। कुछ मुश्किल नहीं है, पता है, सबको आता है, सबने देखा है। अब बताइए
ये बॉन्ड फॉर्मेशन MgO की दिखाऊं या कर लेंगे MgCl विद Cl2 की दिखाऊं या कर लेंगे? किसी एक की दिखाऊं तो बोलो जी इसकी दिखा दो। Mg के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों के पास भेज दोगे, Mg2+ बन जाएगा और O2 नेगेटिव बन जाएगा। Mg के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक Cl लेफ्ट में लिख लेना, एक Cl राइट में लिख लेना, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl के पास भेज देना, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl के पास भेज देना। हाँ या नहीं? नई टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या हो सकती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इट्स क्या? जल्दी बोलो। बोल रहे थे आप लोग कल परसों में, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, एक दो जनों ने कल बोला था। तो अब ये बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी मैग्नीशियम की कितनी होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड में? 2। ऑक्सीजन की भी 2। इसने 2 लूज़ किए होंगे, इसने 2 गेन किए होंगे। Mg की कितनी होगी? 2। Cl की कितनी होगी? 2 Cl है ना, 2 Cl है ना। एक Cl ने तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा, 1 होगी ना, क्योंकि एक Cl ने तो एक गेन करा, दूसरे Cl ने दूसरा कौन करा? तो ये जो 1 हमने लिखी है तो Cl2 की नहीं है, ये Cl2 के अंदर एक Cl की भी 1 और दूसरे वाले Cl की भी 1। एटम। माइक बंद करो सर, किसके में डिस्टर्बेंस हो रहा है लगातार? आ गया सबको? MgCl2 में Mg की 2 कैसे और Cl की 1 कैसे है? नहीं तो मैं दिखाऊं, जल्दी से बोलो। देखो मैडम नहीं आई तो। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl के पास अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात में डाउट हो तो बोल दो बिना हेजिटेशन की, सर ये बात नहीं आ रही। नहीं आ रही? Cl के पास 7 होते हैं, ये वाली बात भी नहीं आ रही क्या मैडम? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इसने कुल मिला के कितने लूज़ करे? तो इसलिए इसका +2 चार्ज, और इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछे तो 2 या +2 भी कह सकते हो। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे? तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 या -1। इसने कितने गेन करे? तो इसलिए इसकी भी 1। तो मैं बोला था MgCl2 में जो 2 Cl हैं दोनों की 1 1 है। ठीक है, हाँ या नहीं? अब जो कैटायन बन गया, जो इलेक्ट्रो आयन बन गया, उनके चारों तरफ एक फील्ड होती है, अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो कभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इट इज़ डायरेक्शनल या इट इज़ नॉन डायरेक्शनल? जज नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं समझ पा रहे कि सर आप पूछना क्या चाह रहे हैं ना। इट इज़ क्या मतलब? अगर ये Na+ आयन रखा हुआ है, ठीक, तो इसके चारों तरफ है ना फील्ड, कि उस फील्ड में कोई भी नेगेटिव आया तो ये उसे अट्रैक्ट कर लेगा ना, या एक ही साइड से अट्रैक्ट करेगा, सब तरफ से कर लेगा अट्रैक्ट। और अगर कहीं से भी, चारों तरफ से कहीं से भी कोई पॉजिटिव आया तो उसे रिपेल करेगा, या एक पर्टिकुलर साइड से आया तो ही रिपेल करेगा? तो सब तरफ से करेगा तो क्या बोलूँ, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करता तो कहते डायरेक्शनल। तो बोलो आ गया नहीं आ गया? तो जब ये Na+ और ये Cl नेगेटिव एक दूसरे से चिपकते चले जाएंगे ना, मेरे नमक के दाने में, मेरे नमक के क्रिस्टल में Na+ और Cl नेगेटिव एक दूसरे से चिपकते जा रहे होंगे क्या? नमक का दाना देखा है? अपने पाम पर, अपनी हथेली पर उठाकर नमक का एक दाना रख सकते हो क्या? नो सर कौन कह रहा? कोशिश करके देखियो आज। नमक का डिब्बा तो घर में है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मम्मी मना भी नहीं करने की। कोशिश करना एक दाना रख पाओगे हाथ पे, थोड़ा सा साइड में गिराते रहना, फालतू एक रह जाएगा हाथ पे फाइनली। इतना बड़ा दाने होते हैं नमक के कि उसे एक को हाथ में रखा जा सके, सिंगल दाने को। और नहीं तो सेंधा नमक देखा है, मोटे मोटे डले डले से आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा डला भी आता है, उसका कोई बड़ा सा डला उठा के हाथ पे रख लो, वो घर में नहीं होगा, लेकिन मान लो रख लिया, तो उस नमक के दाने में, उस सेंधा नमक के डले में कौन है, कौन आयंस हैं? Na+ आयंस है। और तो ये Na+ और Cl नेगेटिव आयंस एक दूसरे से चिपके बैठे हैं क्या? दूर दूर को हैं, सॉलिड है ना, तो चिपके हुए होंगे।
तो जब वो सारे एक दूसरे से चिपक गए, उन्होंने एक सॉलिड बना लिया, तो उस सॉलिड को क्या कहते हैं? याद करो, पीछे कहीं आया था लैटिस। तो मैंने कहा था आगे आएगा तब समझने की कोशिश करेंगे। तो वो जो डला आपके हाथ में रखा है ना, उसे आप क्रिस्टल भी कह सकते हो, उसे आप दूसरा क्या कह सकते हो? क्रिस्टल लैटाइस या क्रिस्टल लैटिस। तो उस क्रिस्टल लैटाइस में, उस क्रिस्टल लैटिस में Na+ और Cl- एक दूसरे से चिपके बैठे हैं, हाँ या नहीं? तो अब मुझे बता सकते हो क्या, एक Na+ कितने Cl- से चिपका हुआ और एक Cl- कितने Na+ से? कोई नहीं सोच पा रहा या कुछ हवा में तीर मार रहा है कोई? स्क्रीन पे क्या लिखा मैंने, पढ़ पा रहे हो? आप सबके घर के आसपास आपके पड़ोसी रहते हैं, तो उनमें से कुछ थोड़ा दूर रहते हैं, थोड़ा कोई पास रहता है। तो जो आपके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं आपका? अब नियरेस्ट नेबर से मतलब सोचो, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये आपका घर है, ये आपके घर का गेट है। कमरा नहीं कह रहा हूँ, घर कह रहा हूँ, ये उसका मेन गेट है। हो सकता है यहाँ भी एक घर हो, यहाँ भी एक घर हो, और यहाँ भी एक घर हो, यहाँ भी एक घर हो, और यहाँ भी एक घर हो। 1 2 3 4 5। आपके नियरेस्ट नेबर कितने हैं? सब बुद्धू हो, कोई नहीं इंग्लिश लगाने को तैयार। 3 ही तो हुए नियरेस्ट, अगर नियरेस्ट वर्ड ही डालना है तो। 1 और 3 वाले 2 और 4 के कंपैरिजन में दूर नहीं हो गए क्या? इनका तो बस एक कोना ही मिल रहा है, इनकी तो पूरी पूरी दीवार मिल रही है 1 2 4 वालों की। और यहाँ जो घर है वो तो और दूर हो गया। किसी का घर ऐसे 2 साइडेड भी आता होगा कि इधर भी रोड है, इधर भी रोड है। इसके तो 2 ही पड़ोसी हो पाते होंगे नियरेस्ट। और जो फ्लैट सिस्टम में रहते हो, मान लो सहारनपुर में तो चलता नहीं, अभी आपका एक फ्लैट है, आपके ऊपर भी रहते हैं, आपके नीचे भी एक फ्लैट है, आपके ये बीच वाला फ्लैट आपका है, साइड में भी फ्लैट है, साइड में भी फ्लैट है। अब इस बात को केमिस्ट्री से कैसे लिंक करें? किसी भी आयन को छूने वाले नियरेस्ट दूसरे आयंस, पड़ोसी आयंस को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है काम थोड़ा, तो इसको मैं रिफाइन कर दूं क्या? नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस सराउंडिंग अ पर्टिकुलर आयन। किसी आयन को अपोजिट चार्ज वाले आयंस जो छू रहे हो, सराउंड कर रहे हो, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब सोचो, मैं नमक के दाने के अंदर घुस गया, उसके अंदर चला गया हूँ मैं, वहाँ मुझे ये एक Na+ मिला। इसके बिल्कुल बगल में इधर कौन? Cl-, इधर भी कौन? Cl-, इधर भी कौन? इधर भी कौन? और इसके ऊपर भी कौन? इसके ऊपर 3D स्पेस में आके देखो, इसके ऊपर भी कौन? Cl-, और इसके पीछे भी कौन? तो इसने टच किया 6 Cl- आयंस को। और अब दोबारा देखो, ये Cl- है, इसके लेफ्ट में कौन? Na+, इधर भी कौन? Na+, इधर भी कौन? Na+, इधर भी कौन? Na+, इसके ऊपर भी Na+ और इसके पीछे भी Na+। कितने? तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर, Na+ के कितने पड़ोसी हैं Cl- नाम के? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना? 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- भी कितना? नहीं आया। तो क्या सारे क्रिस्टल्स में ऐसा ही होता है? मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने क्रिस्टल ले लिया जिंक सल्फाइड का, Zn2+ होते हैं और S2-, तो वहाँ पे भी जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सल्फाइड का 6 नहीं, वहाँ जिंक का 4 है, सल्फाइड का 4 है। उनका बॉल्स का, उनका एटम्स का साइज इस तरह का है कि वो 6 लोग एक दूसरे को टच ही नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 8 होता है। तो हमें क्या सबके याद करना है? नहीं, याद किसी का भी नहीं करना, बस NaCl का कर लो, काम हो गया। कोई दिक्कत? सांस वाँस रुकी है, चल रही है? कोई दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा हो? जब मैं पढ़ता था मेरे सिर में तो बहुत भारी दर्द होता था, सचमुच में। क्योंकि कोई कहानियाँ सुनाता नहीं था। फैक्टर्स ऑन विच आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स। एक न्यूली बॉर्न बेबी है, ठीक, और वो न्यूली बॉर्न बेबी कितने दिन का है या कितने महीने का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी उसने कल से ही
हाथ में सामान को पकड़ना शुरू किया है, क्योंकि जो बिल्कुल जस्ट नाउ न्यूली बॉर्न बेबी या 1-2 दिन का उसके हाथ में आप कुछ पकड़ा तो उसको पकड़ नहीं पाता, कुछ दिन बाद वो चीज़ों को पकड़ना शुरू करता। डन। तो न्यूली बॉर्न बेबी ने आज सुबह ही सामान को, चीज़ को पकड़ना शुरू किया है। अब उसके बाद का सीन देखो, जब उसने आज ही चीज़ पकड़ना शुरू किया है, उसके हाथ में कुछ भी पकड़ाओ फ़ौरन पकड़ लेता। और जब वो चीज़ पकड़ लेता और आप उसके पकड़ी हुई चीज़ को उसको छीनने की कोशिश करते हो तो उसको और कस के पकड़ता। छीनने में आपको हल्की सी मेहनत, न्यूली बॉर्न बेबी से आपसे थोड़ी जीत जाएगा, लेकिन उसे छीनने में उसके हाथ से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने टच करा वो एकदम छोड़ देगा। तो ये पता नहीं आप इस एंगल से सोचते नहीं सोचते, मतलब भगवान ने अपने आप से ह्यूमन बीइंग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स डाले कुछ, शायद वो ये नहीं डालता तो इंसान जो है, जो काम करता है, जो वो होता है, वो सब नहीं कर पाता। तो दुनिया में हर बंदा क्या चाह रहा कि उसकी जेब में कुछ आ रहा तो वाह वाह आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, और उसकी जेब से कुछ जा रहा तो ओहो कम से कम जाए, ना जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो अब आप हमें क्या सुना रहे हो प्रवचन टाइप का? ये सुना रहे हैं एटम टू फॉर्म कैटायन। जिस एटम को आयनिक बॉन्ड बनते वक्त कैटायन बनना है या उससे इलेक्ट्रॉन छीनना है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने पे तो कैटायन बनता है। तो जब आप उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए जाओगे तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अपनी, आपका खर्चा होगा। आप क्या चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम हो? बोलो हाँ या नहीं। उसका कैटायन बनाने में आपका जो कुछ भी खर्चा होगा उसे क्या कहें? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और क्योंकि वो आपकी जेब से जाने वाला माल है, सर बस आप नाम बोल दिया करो क्योंकि आपकी स्क्रीन पे फौरन होता है, मेरे को थोड़ा सा डर किसके में से आ रही है। एटम टू फॉर्म कैटायन शुड हैव, क्योंकि वो आपकी जेब से जाने वाला माल है और आपसे जेब से जाने वाला माल यानी डेल्टा एच यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम से कम होनी चाहिए। इसलिए आपने क्या कहा कि भाई डेल्टा एच तो कम से कम हो, क्योंकि ये तो खर्चा है मेरी जेब से जाने वाला माल, कम लगना चाहिए। ठीक है। अब जब आयनिक बॉन्ड बनाना है तो किसी में से तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना भी तो है, और जिसको इलेक्ट्रॉन देंगे वो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एनर्जी तो मेरी जेब में आएगी, और वो तो मेरी जेब में आने वाला माल है, फिर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एटम टू फॉर्म एनायन शुड हैव लार्जली नेगेटिव डेल्टा EGH, क्योंकि उसकी नेगेटिव होती है तभी तो रिलीज करता है, तभी तो मेरी जेब में आएगी। कोई दिक्कत? अब जब वो कैटायन और एनायन बन लेंगे उसके बाद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या? तो ये आपका मान लीजिए M+ यानी कोई कैटायन है, और ये आपका X नेगेटिव मान लो कोई एनायन है। बनते ही जब ये बने होंगे उस वक्त गैसियस होंगे क्या, अगर डेफिनेशंस याद आ रही हो? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोस्ट लूजली बॉन्ड आइसोलेटेड गैसियस एटम, एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, हाँ या नहीं? तो अब इनकी दोस्ती होने से MX सॉलिड बनेगा, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होने से, चिपकने से, पास आने से सॉलिड बनेगा, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी। क्योंकि हमने बार बार पढ़ लिया अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी रिलीज होगी, तो वो रिलीज़ करेंगे तो आपकी जेब में आएगी, आपकी जेब से जाएगी, और फिर जब आने वाला माल है तो इस आने वाले एनर्जी का कुछ नाम रखें। क्या रखा? लेटेस्ट एंथैल्पी।
और जैसे आप बोलते हो मैक्सिमम जेब में आने वाला माल, तो मैं बोलूँ क्या, लेटिस एंथैल्पी शुड बी हाई। बोलो। अब लेटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, तो इसमें एक एक्सेप्शन बनेगा जो हमारी एनसीईआरटी में या हमारी साइड बुक्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं अभी दोनों तरह से बात समझा दूंगा। पहले बुक वाला पढ़ा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में या हमारी साइड बुक्स में दिया हुआ। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा हमने? एक दिन मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, ये फिजिक्स में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। अभी इससे लास्ट किसने बोला? उसके माइक में डिस्टर्बेंस, समय जी ने बोला शायद। F(q1q2/r²) ये पढ़ाया था, इसके प्रोपोर्शनल है F(m1/m2/r²) के। इसको तो कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस q1 एंड q2। तो जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी या नहीं? तो ग्रेटर द चार्जेस ग्रेटर इज डेल्टा लेटिस एच। और हम भी क्या चाह रहे हैं, लेटिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हमारी जेब में आने वाला माल ज़्यादा हो जाएगा। और आर जितना कम होगा, आर जितना कम होगा उतनी फोर्स ज़्यादा होगी। आर कौन है, तुम्हारा या मेरा? एटम का रेडियस है, कैटायन का रेडियस है या नायन का रेडियस है? अरे कोई तो ढंग वाली बात कर लो, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ। आर रेडियस नहीं है, आर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दोनों आयंस के बीच की दूरी है, के सेंटर्स के बीच की दूरी है। हाँ सर बस बंद कर दिया, मेरी अभी नज़र पड़ी। तो जब ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये फोर्स, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, कंची और कंची में ज़्यादा अट्रैक्शन या फुटबॉल और फुटबॉल में? इस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग कंची और कंची के बीच में आर कम होगा, फुटबॉल में आर ज़्यादा होगा। और ये कंचा एक फुटबॉल है, तो सबसे कम इसमें आर होगा, उससे ज़्यादा आर इसमें होगा, सबसे ज़्यादा आर इसमें होगा। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, या नहीं? तो अगर मुझे लेटिस एंथैल्पी को ज़्यादा करना है तो साइज ऑफ आयंस कैसे रखूँ? ग्रेटर इज डेल्टा लेटिस एच, हाँ या नहीं? तो अगर मैं आपसे बोलूँ लेटिस एंथैल्पी NaF में ज़्यादा होगी या NaI में ज़्यादा होगी? NaF में, क्योंकि Na+Na+ तो एक से है, F नेगेटिव छोटा होता है और I नेगेटिव। इसमें चार्ज भी दोनों में सेम है, इस पर भी +1 -1, इस पर भी +1 -1। तो इसका R छोटा होगा, इसका R बड़ा होगा, इसका R बड़ा होगा तो इसमें फोर्स कम होगी, इसमें फोर्स कम होगी तो इसमें लेटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी। बताइए आ गया नहीं आ गया? तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जिस एटम को, उन्नति जी जो डिस्कनेक्ट हो गई थी, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जिस एटम को कैटायन बनना है, जिन्हें जाना है सब जा सकते हैं और नहीं पढ़ा रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जिस एटम को कैटायन बनना है उसकी आयनेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी तो हमारी जेब से पैसा खर्च होने वाला है, एनर्जी खर्च होने वाली है, जेब से होने वाला खर्चा कम से कम होना चाहिए। एटम टू फॉर्म एन आयन, जिस एटम को एनायन बनाओगे उसे आप इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन देगा तो खुश होकर एनर्जी रिलीज करेगा, आपकी जेब में माल आएगा एनर्जी के नाम का। जेब में आने वाला माल तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए शुड हैव लार्जली नेगेटिव डेल्टा IgH। तो जिसे कैटायन बनना है उसे कैटायन बनाने में खर्चा कम से कम आना चाहिए, जिसे एनायन बनना है उसे एनायन बनने में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, जिससे मैं माला माल होता जाऊँ एनर्जी से। फिर जब कैटायन एनायन अट्रैक्ट करें तो वो एनर्जी छोड़ेंगे कौन सी? लेटिस एंथैल्पी, क्योंकि वो छोड़ेंगे तो वो भी कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा। तो जेब में आने वाले माल ये दोनों है, तो ये तो ज़्यादा होनी चाहिए, और ये जेब से जाने वाला माल है तो ये कैसा होना चाहिए? कम से कम, और ये ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे में कूद कूद के आयनिक बॉन्ड बनेगा, आप होगे